Hello everyone, this is Shambhavi Mehrotra and I will be taking care of your English. First of all, let me introduce myself to you. So I have done my BCom honors from Delhi University. I have completed my LLB and LLM. I am already a published author and a poet. I have been featured in Times Femina magazine this year and in New Indian Express this year as a poet. I've published four of my books. Here is the list of the four books that I have already published. They are available both in paperback and in Kindle edition as well. In case you wish to know more about me, you may connect with me and I would love to know more about you. I will be really happy to know you also. So please leave me a message with your name and introducing yourself. एज आई सेड मैं आपकी इंग्लिश देखूंगी सो हमारी इंग्लिश का चैप्टर शुरू होता है फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर का आयरॉनिकली जो हेडिंग है दैट इज द लास्ट लेसन सो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है बेसिकली ये चैप्टर जब फ्रेम किया है इसकी जो बैकग्राउंड है दैट इज नियर द फ्रैंको प्रशियन वॉर अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे तो ये वॉर के टाइम की कहानी है जब स्कूल्स में जब वॉर कोई एक स्टेट हार जाता है बाहर की आर्मी आ जाती है वो अपने हिसाब से कब्जा करती है उनके ही रूल्स मानने होते हैं जैसे इंडिया है सो इंडिया इज अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पर सेक्युलरिटी है अच्छे से यहाँ पर बहुत सारे तरीके के रिलीजन्स हैं जो एक साथ रहते हैं अब एकदम से फॉर एग्जांपल एक रिलीजन आ जाए एंड दैट डोमिनेट्स एवरीबडी कि अब हमारे तरीके से ही काम करना है हमारे तरीके से ही बात करनी है हमारी ही लैंग्वेज फॉलो करनी है आप अपनी लैंग्वेज बोल नहीं सकते अदरवाइज यू विल बी किल्ड या फिर आप फांसी पे चढ़ जाओगे या आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा सो हर तरीके की फ्रीडम आपकी स्नैच कर ली जाए सो व्हाट विल हैपन टू यू हाउ विल यू फेस इट सो वो जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके साथ जो जो हुआ एंड वो क्यों हुआ एंड उस चीज से आपको क्या रिलेशन है मतलब देर इज ऑलवेज अ रीजन कि हमारे कुछ कुछ चैप्टर्स हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में होते हैं रिगार्डिंग द लिटरेचर चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो जो भी चैप्टर्स यू आर रीडिंग बहुत थॉटफुली इनको यहाँ पर प्रोसेस करके यहाँ पर ऐड करा गया है आपको पढ़ाने के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ योर लाइफ आगे आपको किस तरीके से आपको किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज स्टडिंग द चैप्टर तो ये जो हमारा चैप्टर है द लास्ट लेसन तो इसका आयरॉनिकली नाम तो लास्ट लेसन है बट ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है एंड आई डोंट नो आपने अपने स्कूल में किस तरीके से ये चैप्टर पढ़ा होगा बट इस चैप्टर की एक पर्सपेक्टिव नहीं है इस चैप्टर के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं अब या तो लिटरेचर को आप एसएसटी की तरह लर्न कर सकते हो कि इसके साथ ऐसे हुआ इसके साथ ऐसे हुआ इसके साथ ऐसे करा या फिर आप उस चीज़ को ग्रास्प करके उसको लॉजिकली समझ कर उसके साथ कनेक्ट होके आप अपने आप ही उसको फ्रेम कर सकते हो दैट्स द वन थिंग दैट आई ऑलवेज टीच माय स्टूडेंट्स right so let's start with the chapter the last lesson so first let's read about the author so Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer the last lesson is set in the days of Franco-Prussian War जैसे कि मैंने बताया वॉर के टाइम की ये कहानी है अब आप देख सकते हैं ड्यूरिंग द वॉर हमारे जो ऑथर थे ही वॉज वेरी अलाइव सो उन्होंने हो सकता है अपना एक्सपीरियंस लिखा हो और हो सकता है उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो लिखा हो सो इट्स जस्ट अ स्टोरी अ शॉर्ट स्टोरी दैट ही इज राइटिंग so it's for the Franco-Prussian War in which France was defeated by Prussia and उसको war को lead कौन कर रहा था बिस्मार्क नाम का लीडर अब उस टाइम पे जो प्रशिया था वो आज के टाइम में हम उसको कैसे बोलते हैं प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया उस टाइम पर उसको प्रशिया बोला जाता था आज वो डिवाइड होकर जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया हो गए अलग अलग नेशंस बन गए इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स अब पूरी फ्रांस की कहानी नहीं है फ्रांस में दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अल्साचे और लॉरेन प्लीज कंसिडर द प्रोनाउंसिएशन अल्साचे एंड लॉरेन have been passed into Prussian hands. War अब धीरे धीरे जैसे वो फ्रांस को डिफीट कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके एक एक करके दे आर एंटरिंग द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस सो वो अल्साचे और लॉरेन की जो आर्मी है प्रशियन आर्मी वो पहुंच चुकी है
एंड अब वहां पर क्या हो रहा है, तो दिस इज अ स्टोरी, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। स्कूल में इस चीज का क्या इफेक्ट आया है, वो ये कहानी यहाँ पर बनाई गई है। तो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू रीड। So you're going to read every word with me। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस हम करते जाएंगे। एंड हाथ में पेंसिल रखिए, आप अपने नोट्स बनाते रहेंगे। पेन नहीं रखना है, जेल पेन बॉल पेन नहीं, पेंसिल ओनली, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लीज आप पेन और पेन जेल पेन बॉल पेन आप लोग प्लीज ये दूर रखिए एंड जस्ट टेक वन पेंसिल इन हैंड एंड उसके साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर एंड इज सेइंग नोटिस दीस एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फो देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में से वो एक्सप्रेशन निकाल के ढूंढिए और उनके मीनिंग्स बताइए क्या है। तो हम वो पढ़ते जाएंगे एंड वी विल कीप ऑन नोटिंग इट डाउन, ओके। सो I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. I started for school very late. Started for school very late का मतलब क्या है? Underline कर दीजिए। He got up very late. जब वो स्कूल के लिए निकला तो he was already late. 8 बजे स्कूल शुरू होता है तो he was already 8 बजे ही निकल रहा है इस तरीके से। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding। Great dread of a scolding मतलब फियर उसका, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बच्चा है ये, स्कूल जा रहा है तो ऑब्वियसली बच्चा है। द टाइप ऑफ द चैप्टर इज एक डायरी एंट्री की तरह है, ठीक है। मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे उसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायरी एंट्री की तरह वो बता रहा है एंड वो बोल रहा है दैट आई वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। मैं बहुत डरा हुआ था, ग्रेट फियर ऑफ अ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग मतलब डांट लगने वाली है आज, बिकॉज वो ऑलरेडी लेट है तो उसको पता है कि उसकी आज डांट लगने वाली, बट फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि हाँ चलो मैं स्कूल जाता हूँ। अब रोज का ही उसका दिनचर्या है, बट बच्चे का तो रोज का है। स्पेशली बिकॉज एम हैमल। अब ये एम डॉट का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में हम मिस्टर, मिस, मिसेस ऐसे लिखते हैं, वैसे ही फ्रेंच में वी से मॉन्जर हैमल, ठीक है। तो इसमें मॉन्जर हैमल लिखा हुआ है, मिस्टर हैमल एक तरीके से, ठीक है। स्पेशली बिकॉज मॉन्जर हैमल हैड सेड that he would question us on participles। Participles पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं, इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ा करते थे participles, remember that? So अब फिर से पढ़ते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Monsieur Hamel had said that he would question us on participles। अब टीचर अगर कुछ पूछने वाली होती है, टेस्ट लेने वाली होती है, तो एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि आप टाइम पर पहुंचो, टाइम पर नहीं पहुंचे तो और डांट पड़ती है, फिर डांट पड़ती है तो टेस्ट भी अच्छे से नहीं होता। वही सब बच्चे के दिमाग में चल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, आगे वो लिखता है एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मुझे तो पहला अक्षर ही नहीं पता था पार्टिसिपल्स का, मतलब उसने पढ़ाई ही नहीं करी थी तो वो और ज्यादा डर रहा था। एक तो टेस्ट है, ऊपर से आता नहीं है और ऊपर से वो लेट भी हो गया। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। अब कहीं पर भी आपकी कोई ऐसी क्लास होती है जहाँ पे आपका मन नहीं कर रहा जाने का, या कोई जगह है जहाँ आपका मन नहीं कर रहा, तो आप कहते हैं चलो कहीं और बाहर भाग जाते हैं, आउट ऑफ द वे कहीं चले जाते हैं। तो बच्चे का भी मन कर रहा था that he wanted to run away and spend the day out of doors। It was so warm and so bright। अब क्या होता है जब आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो उसकी जो ऑपोजिट चीज होती है वो ज्यादा ही खूबसूरत लगती है। अब स्कूल अगर आप नहीं जा रहे, स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं, नहीं जाना, अरे मुझे नहीं जाना स्कूल, नहीं जाना, और बाहर तपती गर्मी है, लू चल रही है, फिर भी आप कहोगे कि नहीं मैं गर्मी सहन कर लूंगा बट स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वही उस बच्चे के साथ हो रहा था। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। इस लाइन से वो क्या बताना चाहते हैं कि मुझे बाहर ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब उसने क्या बाहर अच्छी अच्छी चीजें देखी, देखो ऑपोजिट चीजें अच्छी लगती है ना, तो उसने रोज देखता है वो ये चीज, बट आज वो चीज थोड़ा एम्फोसिस जा रही है। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। एज ऑफ द वुड्स मतलब जो बाहर, वुड्स, वुड्स का मतलब हो गया फॉरेस्ट। अंडरलाइन करके लिख लो, फॉरेस्ट को वुड्स भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं। तो वो फॉरेस्ट में तो नहीं जा रहा, बट फॉरेस्ट की बाउंड्री बाउंड्री में जो चल रहा है तो वो एज ऑफ द वुड्स कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो किनारे में पेड़ थे उनके ऊपर जो बर्ड्स थी वो चौक कर रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल। सॉ मिल क्या होता है, एक फैक्ट्री छोटी सी लगी हुई है, उसके आगे जो बहुत बड़ा पार्क है, फील्ड है। सो इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल के पीछे वाली साइड जो फील्ड थी ना वहां पे the Prussian soldiers were drilling। Can you see? Prussian soldiers, क्योंकि वो ऑलरेडी अटैक करके अंदर आ चुके थे। देखो
क्या होता है, अटैक कहाँ होता है, अटैक होता है बाउंड्री पे, सिविलियंस पर अंदर अटैक नहीं होता। एक बारी बाउंड्री पर आर्मी घुस गई तो वो तो घुस गई ना, उसके बाद वो अंदर लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करती है, वहां पर फिर गन्स और मशीन वो सब नहीं चल रहा होता। तो वो प्रशियन सोल्जर्स ऑलरेडी अंदर आ चुके थे, एंड वो देवर वो ड्रिल कर रहे थे। ड्रिल का मतलब क्या, वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी। So it was all much more tempting than the rule of participles. Tempting मतलब attracting, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, more good, more enjoyable. So आप देखिए, बच्चा फ्रांस में रहता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, स्कूल का है। उसकी जो एनिमी स्टेट है, उसके जो सोल्जर्स हैं वो उसके सामने ड्रिल कर रहे हैं, बट स्टिल उसका प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटी है मैं स्कूल से भाग जाऊं, बाकी सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, बस स्कूल अच्छा नहीं लग रहा। बहुत डेप्थ है, ये चीजें बहुत डेप्थ में है। और यहीं पर अगर टीचर को या सीबीएसई को थोड़ा सा पेपर टफ करना होता है, दे प्ले विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। So it was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist. उनको resist करना, उसको नजरअंदाज करना, मैंने उसको छोड़ दिया। I had the control in me. बच्चा कह रहा है कि मेरे को कंट्रोल है, I will not go there, and I hurried off to school. मैं स्कूल की साइड भाग गया। अब जाते जाते what did he saw? When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन हॉल के पास से जा रहा था, उसको क्राउड दिखा बुलेटिन बोर्ड के पास। For the last 2 years, all our bad news had come from there. सारी गंदी न्यूज जो होती थी वो वहां से आती थी। अब आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि बच्चे के लिए कोई गंदी न्यूज होगी? जब वो प्रशियन सोल्जर्स को देख रहा है, बाहर देख रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है वहां क्या चल रहा है, बट स्टिल ही इज जस्ट एंजॉइंग। वो तो बड़े लोगों से उसने सुना कि ना देखो कितनी बुरी न्यूज है, कितनी बुरी न्यूज है। अब वो बुरी न्यूज क्या है वो हम आगे देखेंगे, बट वो वहीं से आती थी। तो वो बुलेटिन बोर्ड के पास आज फिर से भीड़ थी। अब वो बुलेटिन बोर्ड था, उसके पास अभी बहुत सारी भीड़ थी, और वो बैड न्यूज क्या क्या आती थी? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। बिना रुके उसने सोचा कि अब क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, लॉस्ट बैटल्स है, ड्राफ्ट है, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। तो क्या होता था, ये आपको समझना जरूरी है कि पहले जब सोल्जर्स की कमी हो जाती थी, आपने पढ़ा है ये, जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये सब पढ़ रहे थे, रशियन रेवोल्यूशन, टेंथ में अगर याद हो तो क्या होता था बेटा, जब सोल्जर्स कम पड़ जाते थे तो सिविलियंस को बुलाया जाता था, जो यंग सिविलियंस होते थे, जेंट्स होते थे। तो उनकी लिस्ट निकाली जाती थी कि अब ये वाला बंदा इस वॉर पे जाएगा, और सिविलियंस को जाना भी पड़ता था, बिकॉज उनकी ड्यूटी है, देखो, अपने देश को सेवा करने की, उसको सेफ रखने की। सो वो होता था ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट भी वहीं से आता था, कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर्स थे, जो लड़ाइयाँ हम हार गए, वो सब चीजें वहां से आती थी। तो बच्चे ने सोचा कि अब पता नहीं क्या होगा, पर वो रुका नहीं, वो स्कूल जाता रहा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे। अब नेक्स्ट पेज पे आ गए। देन as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice, अच्छा अभी रुक जाते। अब जब वो जा रहा था, जो ब्लैकस्मिथ था, वॉचर, वो वहीं पर बैठा हुआ था। कहाँ पर बैठा हुआ था? वहीं पर, बुलेटिन बोर्ड के पास, टाउन हॉल, विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होता है? जो प्लम्बर वगैरह आते हैं, टेक्नीशियंस आते हैं, तो उनके साथ एक बंदा काम कर रहा होता है ना, एक लड़का सा या कोई एक इंसान जो उनकी हेल्प कर रहा होता है, तो वो उनके साथ सीख भी रहा होता है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे प्लम्बर्स हो गए और कारपेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, वो अपने साथ किसी ना किसी को रखते हैं, उसको काम सिखाते हैं। तो लोग बाग चाहते हैं, उनसे सीखते हैं, फिर वो और आगे काम करते हैं। तो ये छोटे लेवल पे होता है। बड़े लेवल पे जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ, अब आपने डॉक्टरेट कर ली, आपने जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स के नीचे अप्रेंटिस काम करते हैं, जो अभी तक डॉक्टर बने नहीं, वो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर की, तो वो कहलाते हैं अप्रेंटिस। ठीक है, समझ आ गया? कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज लीव द डाउट्स बिलो, किसी तरीके मैसेज में या वॉइस नोट में आप प्लीज अपने डाउट्स भेजते रहिएगा, सो दैट आई कीप क्लियरिंग देम विद दिस। ओके, सो व्हाट डिड द वॉचर से, व्हाट डिड द ब्लैकस्मिथ से? अच्छा, ब्लैकस्मिथ कौन होता है?
आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, निकालो आंसर इसका और मुझे बताओ ब्लैकस्मिथ कौन होता है। चलिए, ही कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया एंड ही सेड, डोंट गो सो फास्ट बब। बब का मतलब है बेटा या बच्चा। यू विल गेट टू योर स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे बहुत समय है, स्कूल पहुंच जाओगे, इतनी जल्दीबाजी मत करो। सो आपने कभी ये चीज सुनी है किसी से? समझदार इंसान तो इतनी लेट नहीं करेगा। तो वो क्या, इस लाइन से हमारे को क्या पता चल रहा है, दैट ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड, ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। वो स्कूल में इंटरेस्टेड नहीं है। कौन? द ब्लैक स्मिथ। ही इज नॉट सो इंटरेस्टेड इन मेकिंग द अदर जनरेशन स्टडी और ये सब, क्योंकि वो तो ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा है। दूसरा इसका पॉइंट ये भी हो सकता है कि उसने उस बिल में ही पढ़ लिया हो कि there is a bad news for the schools. So there can be many perspectives. But यहाँ पर हमारे को क्या पता चल रहा है, that he was not really willing to motivate the little child to go and study. So don't go so fast. You'll get to your school in plenty of time. मतलब बहुत सारा टाइम बचा है, तो अपने स्कूल में आराम से पहुंच जाओगे, भागा दौड़ी मत करो। सो इससे क्या पता चलता है उस कैरेक्टर के बारे में? ब्लैक स्मिथ का जो कैरेक्टर दिखाया है, ये कैरेक्टर जो है, ही इज दिस पर्सन इज लीस्ट कंसर्न्ड विद स्टडीज। उसको है कि यार स्कूल जाने से कुछ होता नहीं है। हम जो इन्फर करते हैं, हम जो निकालते हैं इसका मतलब, तो पहला मतलब होता है कि मे बी ही वॉज नॉट सो इंटरेस्टेड इन मेकिंग स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। आफ्टर ऑल ही वाज अ ब्लैकस्मिथ, उसको पढ़ाई का कुछ ऐसा खास एक मोटिव नहीं मिल रहा था कि वाई वी शुड गो टू स्कूल। एंड सेकेंडली, ही यूज्ड टू लेट गो। उसकी ये आदत हो सकती है कि वो लेट गो करता हो कि हाँ चलो टाइम आएगा, चला जाएगा, बहुत टाइम है। थर्ड पॉइंट कैन बी कि मे बी उस बुलेटिन बोर्ड में जो उसने पढ़ा हो, तो उसको कुछ समझ में आया हो कि यस, देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट्स गोइंग टू हैपन, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चे को क्या लगा, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मॉन्जर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। बच्चे को लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, सार्कास्टिकली बोल रहा है कि क्या जरूरत है, स्कूल पहुंच जाओगे, बहुत टाइम है। और वो भागते भागते, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब सांस चढ़ गई थी भागते भागते उसको। हमारी सांस बहुत तेज हो जाती है ना, सो दैट मीन्स ऑल आउट, अंडरलाइन करते जाइए प्लीज। एंड रीच्ड मॉन्जर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब देखिए, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल का मतलब क्या होता है? शोर। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ द स्कूल यूजुअली। यूजुअली स्कूल कैसा हुआ करता था, उसका एनवायरनमेंट कैसा होता था? सो उसमें बच्चा बताता है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। बाहर से ही आवाज आनी शुरू हो जाती थी गली में एंटर होते। The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, unison मतलब एक साथ जो lessons होते थे, very loud, with our hands over our ears। अगर लोग बाकी के बच्चे अगर वो लेसन को रिपीट कर रहे होते थे, तो हम लोग जो होते थे वो अपने हाथों को कानों पे रख लेते थे और फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और कॉन्सेंट्रेट करते थे कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अलग अलग क्लास के बच्चे बैठे होते थे, छोटा सा स्कूल था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग मतलब जब वो रूलर को जोर से टेबल पर बजाते थे, उसकी आवाज को रैपिंग बोला गया है। ठीक है, तो वो सब चीजें हुआ करती थी। बट प्रॉब्लम क्या हुई, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क। कमोशन मतलब काउंट करके रखा हुआ था मेरे जो स्टेप्स होंगे विदाउट बीइंग सीन। मैंने ये सोच रखा था, आई हैड काउंटेड माई कमोशन, यानी कि मैंने अपने स्टेप्स को बोला इतने स्टेप्स होंगे, मैं इस तरीके से जाऊंगा क्लास में अंदर, मुझे कोई देखेगा जाकर अपने डेस्क में जाऊंगा, किसी की निगाह में ना आऊं मैं। तो उसने वो सब प्लान कर रखा था। बट ऑफ कोर्स हैड टू बी हो रहा होगा, मैं अंदर घुस जाऊंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा, किसी को नहीं पता चलेगा। बट उस दिन इतना शांत था, जैसे संडे को स्कूल नहीं होता, तो संडे मॉर्निंग सब शांत होता है, तो दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। यहाँ तक समझ में आया? आई रियली होप यहाँ तक आप सबको सब कुछ समझ में आ गया है। Through the window, I saw my classmates already in their places, and Monsieur Hamel walking up and down with his terrible iron ruler. Terrible क्यों बोलता है? जैसे देखिए पिटाई होती तो वो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए उसको वो terrible बोलता है, गंदा सा। Under his arm, अपनी बगल में उन्होंने अपना रूलर लगा रखा था, और वो ऊपर नीचे वॉक कर रहे थे क्लास में, कभी एक साइड लेफ्ट राइट वो वॉक कर रहे थे।
और सारे बच्चे चुपचाप अपनी सीट पर बैठे हुए थे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब जब आप क्लास में एंटर करते हैं, यूजुअली व्हेन यू आर ऑल अलोन, तो जब आप एंटर करते हैं तो सारे बच्चे आपको देखते हैं ना मुड़ के, कौन आया है? तो दैट इज अ लिटिल थोड़ा नर्वस कर देता है आपको, थोड़ा फ्राइटन कर देता है कि यार सबकी आंखें मेरी तरफ है। 20 बच्चे हैं तो 40 आंखें मेरी तरफ ही हैं। सब मुझे देख रहे होंगे, मैं कैसे चल रहा हूँ, चल रही हूँ, क्या पहना है, कहाँ देख रही हूँ, सब मुझे जज करेंगे। ये एक नर्वसनेस होती है ना, एक एंजाइटी होती है अंदर हमारे, अजीब सी। तो वही उस बच्चे को लग रही थी कि यार अब अगर मैं यहाँ पे गया, तो विंडो से ही देख रहा था। विंडो से उसने पहले क्लास का जायजा लिया, पहले टेम्परेचर चेक किया कि भैया क्लास में चल क्या रहा है, इतनी शांति क्यों है। तो उसने देखा तो सारे के सारे बच्चे ऑलरेडी अपनी जगह पे बैठे हुए थे, वरना तो छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, बच्चे अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। और टीचर अपना पूरा का पूरा रूलर लेकर इधर से उधर, इधर से उधर चल रहा है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। उसको, उसके पास, बच्चे के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो वहां पर तो पहुंच गया है ना स्कूल, अब वो घर तो वापस आ नहीं सकता। ही इज अ लिटिल इनोसेंट ऑल्सो, उसका मन कर रहा था मैं इधर उधर भाग जाऊं, बट वो इतना नॉटी नहीं था कि इधर उधर भाग जाए। वो स्कूल तो पहुंच गया, स्कूल में अंदर भी घुसना है, अब वो बड़ी मुश्किल से, अब उसको समझ आ गया कि मुझे तो अंदर जाना ही पड़ेगा। You can imagine how I blushed and how frightened I was. तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कितना डरा हुआ होऊंगा और कितना शर्मा रहा होऊंगा सबके सामने अकेले अंदर जाने में। तो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को जो चैप्टर है वो समझ में आया। क्या चैप्टर की स्टोरी है वो तो आगे हम पढ़ेंगे, बट यहाँ तक आई होप एंड आई प्रे आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। द लास्ट लेसन, तो ये एक डायरी एंट्री की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, छोटा सा बच्चा होता है, तो पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट ऑल डिड ही सॉ ऑन हिज वे टुवर्ड्स द स्कूल, एंड व्हाई डू यू थिंक that he did not want to go to the school? So what was the reason that he did not want to go to the school? Because his teacher was going to ask questions about the topic of participles. So he was not prepared and he did not want to go. He was not willing to go to the school. So where did he go and what all did he see in his way towards the school? तो आप वो सब कुछ लिखेंगे that he observed that the day was warm and bright and the birds were chirping at the edge of woods. ठीक है, ये सब आप लिखते, कंपेयर करता था, अपनी स्टडी से कंपेयर करता था, तो उसको वो चीज़ ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती थी ना कि पढ़ाई। तो आप देख रहे हैं बच्चा भी, ही इज नॉट सो सीरियस, बट हाँ जैसे आप बच्चे को रखेंगे, जैसे आप स्टूडेंट्स को रखेंगे, वैसे ही आगे हमारी जनरेशन, आप ही हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। तो इफ यू आर नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल, यू आर नॉट विलिंग टू बिकम एजुकेटेड, आपको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप आगे की जनरेशन को भी वो चीज़ नहीं सिखाओगे। अगर वो लोग नहीं सीखेंगे तो आगे हमारी वर्ल्ड को, हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम आएगी। तो वही चीज़ दिखाई जा रही कि जैसे वो ब्लैक्समिथ, ही वाज वेरी इजी गोइंग टाइप, यार ठीक है पहुंच जाओगे, बहुत टाइम है, चिंता मत करो। तो वैसे ही वो बच्चा कहीं ना कहीं कोशिश यही कर रहा था कि ही स्किप्स द स्कूल, बट अ लिटिल, ही वाज अ लिटिल रिजर्व। उसने सोचा कि नहीं नहीं अब स्कूल तो जाना है, सो एटलीस्ट ही गोज टू द स्कूल। तो इट्स एन एफर्ट, ये बहुत डीप चीज़ है, ये एफर्ट है उसका कि हाउ ही स्टिल गोज। सो यहाँ तक आज का हमारा लेसन था, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज नेक्स्ट क्लास में जहां तक भी हमने पढ़ा है विद द नोट्स यू हैव मेड वो सारा रीड करके आएंगे। क्लियर? मीट यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस